हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल, है ना, फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहला चीज समझिए, सुनिए पहले, समय बहुत है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिस तरह से आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे या जो पढ़ चुके हैं बस वही है। अंतर क्या है? अंतर क्या होता है इसमें अंतर होता है कि सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, पॉइंट समझिए, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, दूसरा सेंट्रल फोर्स है और तीसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए आपको कांटेक्ट में आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए, देखिए, अगर मान लीजिए कि ये कोई मास है m, क्लियर है, तो इस मास का आसपास, ठीक है, एक इनविजिबल कुछ है, उस मास के आसपास इनविजिबल कुछ है। जब कोई एक दूसरा मास इस इनविजिबल रीजन में आता है, ठीक है ना, जब कोई दूसरा मास इस इनविजिबल रीजन में आता है तो इसके ऊपर जो है फोर्स लगता है। आ गई मेरी बात? और ये जो फोर्स लगता है इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? तो इसकी डायरेक्शन हमेशा होगी उस बॉडी की तरफ जिसने ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया है। आ गई मेरी बात समझ में? अगर मान लो कि हम इसको बढ़ा लेते तो उसकी तरफ होता है, अगर हम इसको बढ़ा ले रहे हैं तो डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होगा? आप कहेंगे डायरेक्शन हमेशा उसकी तरफ होगा जिसने ग्रेविटेशनल फील्ड क्या किया है? बनाया है। क्लियर है? तो ये जो इस मास के आसपास, ठीक है, इस मास के आसपास जो कुछ है जिसमें जब कोई भी दूसरा मास आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है? वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। आ गई मेरी बात? और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी पॉइंट पे अगर कोई मास है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मेरी बात वापस सुनिए, एक बात समझो। जैसे मान लो हम हैं, क्लियर है, तो मेरा एगो खौफ है ना, अभी तत्काल आ गई मेरी बात समझ में? तो हम हैं तो मेरा एक खौफ है, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा पर है। ऐसे मेरे अंदर से खौफ की किरणें थोड़े निकल रही हैं, अपन आयरन मैन तो हुए नहीं है ना, तो खौफ की किरणें नहीं दिख रही, बट खौफ है ना कि अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो फिर आप जलील हो सकते हैं, उसके बाद बाहर भी हो जाएंगे। तुम देखो मेरा डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा कैसा होगा? मेरा डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगा, मतलब बाहर की दिशा होगी। क्लियर है ना? ऐसा थोड़े कि कोई आदमी बहुत कुछ बदमाशी किया उसको बोले नहीं अब तुम मेरे बगल में खड़ा हो जाओ, ऐसा तो कभी होगा नहीं। डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी। अब इस बात को समझिए, ठीक है ना, कि खौफ है, ये खौफ ग्रेविटेशनल फील्ड है मान लो, ठीक है। अब इस खौफ को तुम कितना महसूस कर रहे हो, तुम कितना महसूस कर रहे हो या तुम कितना महसूस कर रहे हो, ये इंटेंसिटी है। क्लियर है? तो समझिए ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला चीज, अगर कोई आपसे पूछता है ना, कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है क्या होता है, तो कहेंगे दिस इज समथिंग इनविजिबल अराउंड अ बॉडी, ठीक है, एंड व्हेन अदर बॉडी इज ब्राउट इन दैट रीजन द बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी आपसे पूछता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, तो आप कहिएगा किसी भी मास के अराउंड ये वो इनविजिबल रीजन है जिस रीजन में अगर कोई दूसरा मास प्रवेश करता है तो उसके ऊपर जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स लगाता है, और जो फोर्स ये लगाता है दैट इज दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसकी डायरेक्शन हमेशा उस मास की तरफ होती है जिसने फील्ड प्रोड्यूस किया है। आ गई मेरी बात समझ में ना? दूसरा जो आता है, क्लियर है ना, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा जो आता है वो है
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी पॉइंट पे किसी भी टेस्ट मास के द्वारा महसूस किया गया ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रेंथ है। आ गई मेरी बात समझ में? किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी टेस्ट मास। अब अगेन हम आ रहे हैं बात, अगर ये जो मास जिसको हम यहां से यहां लेके गए, दिस इज कॉल्ड द टेस्टिंग मास। क्लियर है ना? टेस्टिंग मास, एंड इसका नाप रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द सोर्स मास। क्लियर है? अगर यहां पे जो टेस्टिंग मास हम लेंगे वो टेस्टिंग मास हमको छोटा लेना होगा। मेरी बात समझिए, जो टेस्टिंग मास जो होगा हम उसको छोटा लेंगे, इतना छोटा लेंगे कि उसका जो फील्ड है हम उसको नेग्लिजिबल लेट कर पाए। बात समझ में आ रही है? नहीं तो क्या होगा, अगर ये भी बड़ा ले लेंगे वो भी बड़ा ले लेंगे तो दोनों का, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा जिसमें हम किसी एक की ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं नाप पाएंगे। हम जब भी नापेंगे तो दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड के इंटरैक्शन को नाप पाएंगे। आ गई मेरी बात समझ में? एक बड़ा मास है, एक दूसरा मास है। क्लियर है ना? जैसे अभी याद होगा पिछले क्वेश्चन में हम बनाए, पिछला क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया कि पृथ्वी के सरफेस से एक तो रॉकेट छोड़ा गया सन की तरफ। याद है ना? पिछले क्लास का क्वेश्चन है, छोड़ा गया। तो इस बात को आप समझिए कि पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो जीरो नहीं होगा, या ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर जीरो नहीं होगा। ठीक है? इफेक्ट उसका जीरो है। कैसे जीरो है? आप जा रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसे ही समझिए, अगर आप अभी पृथ्वी पे खड़े हैं तो आपके ऊपर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। हम चाहे तो हम उसको निकाल सकते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? लग रहा है, बट ये इतना कम है कि दैट इज टेकन टू बी नेग्लिजिबल। उसी तरह से हमारे ऊपर किसी भी दूसरे प्लैनेट का अगेन ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो लग रहा है, फोर्स जो है लग रहा है, बट क्योंकि हम पृथ्वी के नजदीक हैं बनिस्पत उसके, ठीक है, तो पृथ्वी का इफेक्ट सीन है, बाकी सबका अनसीन है। समझे मेरी बात? ठीक है? जैसे अभी हमने कहा कि जैसे एक रॉकेट को चलाते हैं, ठीक है, पढ़ना भी है, आगे सिलेबस भी है आज, ठीक है, तो रॉकेट को चलाते हैं तो आप इस बात को समझिए ध्यान से कि रॉकेट, सैटेलाइट, ठीक है ना, ये आपका वेरिएबल मास सिस्टम है। रॉकेट प्रोपल्शन हम लोग पढ़ चुके हैं एनएलएम में, ठीक है, तो ये एक वेरिएबल मास सिस्टम है। ज्यों-ज्यों रॉकेट ऊपर उठता है त्यों-त्यों उसकी मास कमते जाती है, और जैसे जैसे उसकी मास कमते जाती है रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ये एक सिंपल साइंस है, इसी को रॉकेट साइंस कहते हैं। कहीं कहीं सुनते हैं ना रॉकेट साइंस थोड़े है, रॉकेट साइंस यही है। हाँ, वहां पे क्या होता है कि जब देखिए किसी भी चीज को जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए होती है, सप्लाई चाहिए होती है, तो रॉकेट साइंस में एक और कंपोनेंट और जुड़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर बढ़ेगा, आ गई मेरी बात समझ में, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, ठीक है, कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है जैसे जैसे ऊपर जाएगा घटती जाएगी। क्लियर है? जिससे उसका इग्निशन जो है स्लो हो जाएगा, और एक टाइम आएगा कि जहां पे वो बंद हो जाए, इग्निशन नहीं होगा, बंद हो जाएगा, फिर नीचे आने लगेगा। ठीक है? तो वहां पे हम एक केमिकल रिएक्शन को करा करके, ठीक है, ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, और वो ऑक्सीजन जो है बर्निंग को सपोर्ट करता है, और रॉकेट के अंदर जो फ्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली बर्न करते रहते हैं। क्लियर है? जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है वैसे वैसे उसके पार्ट जो है जिसमें से फ्यूल खत्म हो जाती है वो उसके साथ अलग हो जाता है, और वो एक जगह, एक ऑर्बिट पे आ जाता है। अब ये वो ऑर्बिट है, देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर आप मान लो ये जमीन है ना, ये जमीन है, क्लियर है, तो इस जमीन पे अगर आप किसी भी चीज को ऐसे सीधा फेंकते हैं तो हम समझते तो है कि सीधा ही आया, बट एक्चुअल में वो आता ऐसे है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है?
अगर हम पृथ्वी पे, जैसे अगर हमने इस पेन को ऐसे सीधा फेंका तो वो सीधा थोड़े आया, वो थोड़ा ऐसे आया, मतलब कोई भी मोशन आप ऐसे समझो तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल ही है। इसका रीजन है अर्थ का रोटेशन। क्लियर है? अब हम ऐसे करके धीरे 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 उसको इतनी वेलोसिटी दे देते हैं, जब वो पृथ्वी पे गिरता नहीं, पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, वो घूमना स्टार्ट कर देता है। ये वो समय है जहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर कर देनी है, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से वो रॉकेट जो है, वो जो सैटेलाइट जो है, वो वहां घूमना स्टार्ट कर देता है। अगेन पढ़े हुए हैं, जैसे जैसे ऑर्बिट बड़ा होगा वैसे वैसे जो है, ठीक है, जो एनर्जी होगी वो बड़ी होती जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि उसी ऑर्बिट पे घूमने के क्रम में, ठीक है, हम रॉकेट को एक हम बूस्ट देते हैं, जिससे वो अपने पास से थोड़ा लीनियर आगे निकलता है, और फिर उस बूस्ट को बंद कर देते हैं, फिर रोटेट करता है। धीरे धीरे ऑर्बिट बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, और जब इतनी बड़ी हो जाए कि वो सामने जहां जाना है उसको अप्रोच कर पाए, बस वहां से सामने का सफर तय होता है। और फिर उसके फील्ड में हम घुसा करके, मतलब उसके रीजन में घुसा करके, फिर हम उसके गुरुत्वाकर्षण बल से फिर उसको घुमाना स्टार्ट करते हैं। आ गई मेरी बात? हमारा काम क्या है? हमारा काम है रॉकेट को बस एक इतनी वेलोसिटी देनी, ठीक है, जिससे वो पृथ्वी से बाहर निकले, और निकल कर करके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगे। बस आ गई मेरी बात समझ में? वापस तो देखो, तो कहने का मतलब कि जैसे कोई भी, किसी सैटेलाइट के बारे में हमने बात करी, या कोई भी, आप समझिए इस बात को, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई सैटेलाइट इतना किलोमीटर ऊपर है, ठीक है, वर्क स्पेस जो है वो इतना ऊपर है, इतना सब पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, पर उसी समय उसके ऊपर सूरज का भी या किसी दूसरे प्लैनेट का भी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो उस पर एक्ट है। रॉकेट के क्रम में क्या हुआ था कि जब रॉकेट इधर से जा रही तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा था, सन का भी लग रहा था, एक पॉइंट पर दोनों बराबर लग रहा था। वो न्यूट्रल पॉइंट था जहां पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट इज जीरो व्हेन यू इग्नोर मर्क्यूरी और वेनस इन बिटवीन। ये बात समझे कि नहीं? ये अगर आप प्रैक्टिकल इसका एक्सप्लेनेशन दोगे तो कभी भी जीरो नहीं होगा। आ रही मेरी बात समझ में? क्यों? क्योंकि जैसे पृथ्वी से निकला और इधर जा रहा था आपको, ठीक है, सन की तरफ, तो बीच में मर्क्यूरी भी था, बीच में वेनस भी था, और उसके रीजन से क्रॉस कर रहा होगा, तो टेक्निकली उस सैटेलाइट के ऊपर, उस रॉकेट के ऊपर मर्क्यूरी का भी फोर्स लग रहा होगा, वेनस का लग रहा होगा, अर्थ का तो लग ही रहा है, सन का लग रहा है। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो देखिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला ग्रेविटेशनल फील्ड समझना है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी किसी भी मास के आसपास वो रीजन है जिस रीजन में वो क्या करेगा, वो फोर्स जो है वो क्या करेगा, वो फोर्स एग्जर्ट करेगा। आ गई मेरी बात? कोई भी मास अगर उसमें आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स की दिशा क्या होगी? वो दिशा होगी अंदर की तरफ। दैट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फील्ड E ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गए मेरी बात? वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? हम यहां लिख देते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द मास प्रोड्यूसिंग द फील्ड। क्लियर है? आ गई मेरी बात समझ में? और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसी का नापक है, मेजर है इसका। क्या होता है? किसी भी फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी मास के ऊपर किसी भी पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। क्लियर है? तो देखिए, मान लीजिए कि ये कोई मास है m, और इसके फील्ड में यहां पे हमने कोई मास रखा है, मान लो कि इसको हम कैपिटल M मान लेते हैं, इसको हम स्मॉल m मान लेते हैं, और इसको हम r मान लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट।
ठीक है ना, डायरेक्ट इसी से थ्योरी से क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो इसका मास m, इसका मास छोटा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r है। तो अगर ये पॉइंट मास, टेस्ट मास, अगर इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो ये क्या होगा, फोर्स लगाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है एक रीजन तक सिमटा हुआ है होता है, बट सोर्स से इंफिनिटी लाई करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज क्या होती है, सोर्स से इंफिनिटी। एक्सपीरियंस फील्ड फिक्स्ड होता है, उस बीच में अगर आएगा तो महसूस होगी, बाहर निकल जाएगा उसके तो इतना कम हो जाएगा कि जीरो मान लेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। चलिए, तो यहां पे इसके और इसके बीच में क्या लग रहा है बाबू, फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज एफ जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एफ जी बराबर जी, ठीक है, एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब माइनस लगा देंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन इज इनवर्ड, क्लियर है ना। चलिए, अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, क्लियर है मेरी बात, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो दिस इज ई, ठीक है, ई बराबर एफ जी अपॉन स्मॉल एम, टेस्टिंग मास, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्टिंग मास, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू जी एम, क्लियर है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम, एम एम कैंसिल, तो ई बराबर क्या हो गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है, आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है ना। ये क्या हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस आर, क्लियर है, सीधी बात है। अगर इफ आर जो है वो जीरो हो जाए, अगर पॉइंट जीरो हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ई बराबर इंफिनिटी हो जाएगा, आ गई मेरी बात समझ में। और अगर इफ आर इक्वल्स टू इंफिनिटी हो जाए उस केस में ई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेन जो एक और पॉइंट आता है, ठीक है ना, कि अगर आप इस वैल्यू को देखते हैं, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, तो ये वैल्यू ई बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब मान लो, ठीक है ना, सुनिएगा ध्यान से, अज्यूम कर लो आप, ठीक है ना, अज्यूम द अर्थ टू बी स्फीयर एंड इज नॉन रोटेटिंग। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपने मान लिया पृथ्वी को स्फीयर मान लिया और आपने मान लिया कि ये क्या है, ये नॉन रोटेटिंग है, मतलब रोटेट नहीं कर रहा। उस केस में दिस इज द अर्थ मास m, दिस इज द छोटा मास स्मॉल m, दिस इज द डिस्टेंस, क्लियर है, आ गई मेरी बात समझ में। और जब ये मास यहां से पृथ्वी के सरफेस पे होगा, मतलब पृथ्वी के रेडियस की दूरी पे होगा, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस पे लगेगा टुवर्ड दी सेंटर, अंदर लगेगा, क्लियर है। और उस केस में आपको पता है कि ये जो बॉडी है ये अपना mg जो है वो डाउनवर्ड एक्सर्ट करेगी ना, डाउनवर्ड एक्सर्ट करेगी। एंड दिस mg जो है इज इक्वल टू, मेरे बात सुनिएगा, दिस mg इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, आ गई मेरी बात समझ में, क्लियर है, मेरी बात समझिएगा, एम जी बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां इस m से ये m कट गया तो g बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है। तो अगर आप देखें इस फॉर्मूला को, ठीक है, इस फॉर्मूला को E बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो फॉर r इज इक्वल टू r, द डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्लियर है, द फॉर्मूला E इज इक्वल टू योर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हुआ, ये इक्वेशन 1 हुआ। सो फॉर दिस मॉडल, क्लियर है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फॉर दिस मॉडल, विच मॉडल, अर्थ सपोज टू बी स्फीयर नॉन रोटेटिंग, दिस मॉडल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये इक्वल होता है। क्लियर है ना? मेरी बात समझिए। फॉर दिस मॉडल द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर है, द ग्रेविटेशनल, फॉर दिस मॉडल द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड दी, क्लियर है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, इज इक्वल। क्लियर है? फॉर दिस मॉडल द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। पर अगर आप देखिए बाबू, बात को समझिए, अगर आपने, ठीक है, एक फ्री फॉल की अवस्था ली है, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, आपने कौन सी अवस्था ली? एक तो फ्री फॉल। तो फ्री फॉल की अवस्था में आप जब लेते हो तो आप A बराबर G ले लेते हो, या एक काम करते हैं ना, अभी लिखे नहीं ना कोई, हम इसको जो है ना, हम क्यों G नहीं लिख रहे हैं हम बता देंगे अभी थोड़ी देर में, आप समझ भी जाएंगे। हम इसको जो है ना A लिख देते हैं, AG। क्लियर है ना? हम इसको AG कर देते, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना? तो आप क्लियर हो जाएगा। तो अब समझिए, व्हेन यू टॉक अबाउट फ्रीली फॉल केस, ठीक है, जब आप फ्रीली फॉलिंग केस के बारे में बात करते हैं, तो फ्रीली फॉलिंग केस के बारे में आप जब बात करते हो तो उस समय यू टॉक अबाउट द रोटेशन ऑफ द अर्थ। मेरी बात समझिए, आपने जैसे ही फ्रीली फॉलिंग का केस कहा, तो उस फ्रीली फॉलिंग के केस में, ठीक है, जो आप एक्सेलरेशन लेते हो, जो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू लोगे, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी डिफर फ्रॉम दिस। मेरी बात समझिए ध्यान से, कैसे अभी हम आ रहे हैं, बता रहे हैं, पर मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर आप फ्रीली फॉल का केस लेते हो, अगर आप फ्रीली फॉलिंग का, ठीक है, स्टेट डिफाइन करते हो, आप फ्रीली फॉल क्या है बताने की जरूरत तो है नहीं। जब कोई भी बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स गिरती है, उस अवस्था को हम फ्रीली फॉल कहते हैं। आप सोचिए ध्यान से, अगर कोई भी चीज, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर लगभग 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर ऊपर में कोई एक सैटेलाइट है। क्लियर है ना? आप समझिए इस चीज को। वो सैटेलाइट मान लो अचानक से गिरा, पृथ्वी के वायुमंडल में अगर है, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है, तो पृथ्वी के सेंटर की तरफ गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी इज द सोर्स प्रोड्यूसिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड। एंड फॉर द अर्थ, द सैटेलाइट, द मास ऑफ सैटेलाइट इज सपोज टू बी नेग्लिजिबल। पृथ्वी के मास के सामने सैटेलाइट का मास कितना है? नेग्लिजिबल। ठीक है, तो पृथ्वी के सेंटर की तरफ गिरती है। वो प्योरली क्या होता है बाबू? वो प्योरली जब गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गिरता है। वो फ्रीली फॉलिंग केस है कि नहीं है? बट जब वो गिर रहा होगा, आप ऐसे इमेजिन कीजिए, ठीक है, कि ये कोई चीज है जो अपनी एक्सिस पे क्या हो रही है बाबू? घूम रही है। पृथ्वी अपने पोलर एक्सिस पे घूमती है। क्लियर है? तो ये उसका पोलर एक्सिस है। क्लियर है ना? आप समझिए कि आपने यहां से एक ठो मास फेंका, या उस पॉइंट पे किसी समय पे एक ठो मास गिरने वाली है। समझिए ध्यान से। तो जैसे ही आपने यहां से एक ठो मास फेंका, जब ये मास वापस लौट करके आएगा, इस क्रम में पृथ्वी घूम रही होगी। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा होगा कि पृथ्वी रुका हुआ तो होगा नहीं ना, पृथ्वी घूम रही होगी। पृथ्वी जो है वो घूम रही होगी। और आप खुद समझदार हैं, आप बताइए कि क्या उस समय ये पॉइंट वहीं गिरेगा जहां से फेंका गया था? नहीं, वेरिएशन आ जाएगा उसके अंदर। क्लियर है? तो आप लिखेंगे कि दी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन in the freely falling case is differ from this case, because when we talk about freely falling body, we also talk about the rotation of the earth. जैसा ही बाबू हम लोग freely falling कहते हैं ना,
जैसे ही हम लोग फ्रीली फॉलिंग का केस कहते हैं, जैसे ही हम फ्रीली फॉलिंग डिफाइन करते हैं, हम बोले ना बोले हम रोटेशनल मोशन को भी डिफाइन करते हैं। तो अब आता है पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि ये जो वेरिएशन होगा किसका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बराबर कब है, जब पृथ्वी जो है क्या है बाबू, जब पृथ्वी आपका स्फीयर है और क्या है, नॉन रोटेटिंग है। ये दोनों बात ही नहीं है पृथ्वी के साथ। तो इसका मतलब जो वेरिएशन आ रहा है, पॉइंट सुना जाए, जो वेरिएशन आ रहा है उस वेरिएशन के नंबर 1 कारण क्या है, नंबर 1 कारण है जो आप समझना होगा, वो है चेंज इन दी डेंसिटी। हम लिखवाएंगे पॉइंट सब। नंबर 1 कारण क्या है, चेंज इन डेंसिटी। क्लियर है ना? देखिए बाबू समझिए ध्यान से, अभी समझिए, पॉइंट लिखवाएंगे। पृथ्वी की जो डेंसिटी है ना, वो पृथ्वी के रेडियली अलोंग चेंज होती है। मतलब पृथ्वी की डेंसिटी पृथ्वी के रेडियस के अलोंग चेंज करती है। पृथ्वी पढ़ते हो, लिख लेते हो, तो वहां पे ऐसे लिखा रहता है, अज्यूम दी डेंसिटी ऑफ अर्थ टू बी यूनिफॉर्म। और अज्यूम तो हम हाथी को भी चूहा कर ले, वो कोई बात हुआ। पर जब आप टेक्निकलिटी की बात करते हो, ठीक है, जिसने रिसर्च कर करके अपने जो थ्योरी प्रपोज की होगी, सब जगह एज्यूम थोड़े कर रहा होगा, उसने प्रमाण भी तो किया होगा। तो देखिए बाबू, पृथ्वी की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी उसके रेडियली अलोंग चेंज होती है। जैसे अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी का क्या है, कोर जो कि सेंटर हुआ, और ये हो गया इसकी रेडियस, और ये हो गया आउटर सरफेस। तो जब आप पृथ्वी की, ठीक है, कोर पे जब आप जाते हो, तो पृथ्वी के कोर का जो डेंसिटी होता है वो लगभग 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। कितना होता है, 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और जब आप वहां कोर से आगे बढ़ते हो रेडियली टुवर्ड द आउटर सरफेस, तो यहां आते आते द डेंसिटी इज ऑलमोस्ट 2.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको समझ में आ रहा है कि बिकॉज ऑफ चेंज इन डेंसिटी में आने वाले बदलाव के कारण, ठीक है, जब कोई भी बॉडी अर्थ की सेंटर की तरफ जाती है, तो उसके ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, वो डिफर करता चला जाता है। क्लियर है? डेंसिटी का फर्क है। ये खेल किसका है, यहां देखिए, ये जो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख रहे हो, वो खेल किसका है, वो खेल है G, R और M का। क्लियर है? G कांस्टेंट है, हटा दो। तो अब ये जो A जो बचा ना, है ना, देखिए ध्यान से, ये जो A बचा, A प्रोपोर्शनेट M अपॉन R, क्लियर है, स्क्वायर। आप समझ रहे हो मेरी बात? A प्रोपोर्शनेट M अपॉन R स्क्वायर, मतलब इनवर्सली R के है, स्क्वायर के। डिस्टेंस घटेगा, ये बढ़ेगा, सीधी बात है। जैसे जैसे वो अंदर जा रही होगी पृथ्वी के कोर की तरफ, आप यूं समझिए तत्काल कि R जो है वो घट रहा होगा, A बढ़ रहा होगा। बट क्योंकि डेंसिटी जो है वो अंदर जाते हुए क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो डेंसिटी मेजर किसका है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? तो अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम की बात करें पृथ्वी के अंदर जाते हुए, तो जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे उसकी एक यूनिट वॉल्यूम का मास बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है बॉस। अंदर जाते हुए जो डेंसिटी है वो डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो जैसे डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो अगर एक यूनिट मास का आप कंसीडरेशन करो, तो एक यूनिट वॉल्यूम का कंसीडरेशन करो, तो एक यूनिट वॉल्यूम का मास यहां पे पृथ्वी के सरफेस पे जो होगा वो उसके कोर पे नहीं होगा, ठीक है। मास डिफर करेगा, उसके कारण ये डिफर कर जाएगा। दूसरा वेरिएशन का रीजन, दूसरा बाबू कारण है शेप ऑफ द अर्थ। आ गई मेरी बात समझ में? आ गई मेरी बात समझ में? दूसरा कारण क्या है? शेप ऑफ अर्थ।
देखो क्या होता है शेप ऑफ अर्थ, पूरा लिखेंगे डिटेल में, ठीक है ना। शेप ऑफ अर्थ, ठीक है, तो शेप ऑफ अर्थ, तो अभी हमने अपने पिछले क्लास में ही आपको बताया कि मान लो ये पृथ्वी है तो इसका पोल दबा हुआ है, इक्वेटर निकला हुआ है, क्लियर है। तो यहां से ये सेंटर ले लिए, ये ले लिए, तो दिस इज कॉल्ड आरपी, दिस इज कॉल्ड आरई, रेडियस ऑफ पोल, रेडियस ऑफ इक्वेटर, क्लियर है। एंड दिस इज द फॉर्मूला, क्लियर है, आ गई मेरी बात समझ में। अब देखिए क्या होता है, इक्वेटर आरई माइनस आरपी जो है, आरई माइनस आरपी, इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 21 किलोमीटर का है। बात समझ में आ रही है, मतलब इक्वेटर पोल से 21 किलोमीटर ज्यादा है, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं ना कि आरई बराबर, ठीक है, आरपी प्लस 21 किलोमीटर, क्लियर है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो ए पोल पे, तो एपी लिख दिया पोल पे, क्लियर है ना। तो दिस इज इक्वल टू जी एम अपॉन आरपी का होल स्क्वायर, क्लियर है। और अगर हम ए इक्वेटर लिखे तो जी एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, कहीं कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो हम जान रहे हैं ना बाबू कि आर ई इज ग्रेटर देन आरपी, आर ई इज ग्रेटर देन आरपी, और एम इज इक्वल टू क्या है दोस्त, कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट, चाहे तुम पोल की तरफ जाओ कि तुम इक्वेटर जाओगे या तुम कहीं भी जाओ, क्लियर है, आ गई मेरी बात। तो अगर देखिए, अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, और अगर ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, इसका मतलब कि जो पोलर एक्सेलरेशन होगा वो बड़ा होगा, क्लियर है। तो एपी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगी बाबू, ए, ठीक है, एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन ए। अब बात करते हैं थर्ड, कहने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है ए बराबर वो जी एम बाई आर स्क्वायर ही है ना, जहां पे ये आर क्या है, ये आर है पृथ्वी के कोर से उसके सरफेस की दूरी, क्लियर है, ठीक है। अब इक्वेटर और पोल, इसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस कितने हैं, 21 किलोमीटर का डिफरेंस है, कितना है, 21 किलोमीटर। तो अगर आप फॉर्मूला लोगे तो एपी बराबर क्या होगा, जीएम बाई आरपी का स्क्वायर, आरपी मतलब रेडियस ऑफ पोल का स्क्वायर, और ए बराबर जीएम बाई आर ई स्क्वायर। यहां पे क्लियर है कि इक्वेटर बड़ा होगा पोल से, रेडियस इक्वेटर की बड़ी होगी पोल से, क्लियर है ना। तो यहां पे क्या हुआ कि ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, आ गई मेरी बात। मास कांस्टेंट है तो एपी की वैल्यू क्या होगी, ए से बड़ा होगा, और आप चाहो तो आप लिख सकते हो ए ई बराबर, क्लियर है ना, ए ई बराबर, ठीक है, या ऐसे भी आप लिख सकते हो, देखो हम समझो ध्यान से, ठीक है। तो एपी इज इक्वल टू जी एम बाई आर पी का स्क्वायर, क्लियर है ना, और ए ई बराबर जी एम बाई आर ई का स्क्वायर बोले तो जी एम अपॉन, ठीक है, आर पी प्लस 21 का होल स्क्वायर। इसको माने इक्वेशन 1, इसको माने इक्वेशन 2, इक्वेशन 1/2 कर दिए, आ गई मेरी बात समझ में, इक्वेशन 1/2 कर दिए। तो AP अपॉन AE जो होगा, दिस इज योर GM बाई RP का स्क्वायर अपॉन GM बाई RP प्लस 21 का होल स्क्वायर। बाबू ये कैंसिल हो गया, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहां पे AP अपॉन AE जो होगा, दिस इज इक्वल टू RP प्लस 21 का होल स्क्वायर अपॉन में RP का स्क्वायर। तो AP अपॉन AE बराबर, ठीक है, RP प्लस 21 अपॉन में RP और इस पूरे सिस्टम का होल स्क्वायर। आ गई मेरी बात समझ में, क्लियर है। आप चाहो तो लिख सकते हो AP अपॉन AE इज इक्वल टू, AP अपॉन AE इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1 प्लस 21 बाई RP और इसका होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां से अब आपको अगर ये वैल्यू पता है तो इसका रेशियो आप डिफाइन कर लोगे, कितना अंतर आता है, ठीक है। अगर इसका आपको पता है आप यहां से निकाल लोगे, जो भी एक पता होगा दूसरा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। चलिए इसको अब यहां तक नोट कीजिए।
चलिए, है ना। तो टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो देखो समझो ध्यान से, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। जैसे मान लेते, देखो समझना, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। जैसे अगर ये कोई अर्थ है, पॉइंट समझिए ध्यान से, ठीक है, ये एक अर्थ है। अर्थ ये हो गया इसका, ये जो आप लाइन देख रहे हो ये इसकी पोलर एक्सिस हुई और ये इसकी इक्वेटोरियल एक्सिस हुई, सही ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। ये वाला जो चीज हुआ ये इसका पोलर एक्सिस हुआ, ये इक्वेटोरियल एक्सिस हुआ। पृथ्वी अपने पोलर एक्सिस पे रोटेट करती है, तो मान लेते हैं कि पृथ्वी अपने पोलर एक्सिस पे ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन से जो है वो मान लो रोटेट कर रही है, ठीक है। चलिए, अब आपने किसी भी एक पॉइंट पे कुछ एल्टीट्यूड पे, किससे, एल्टीट्यूड की जैसे ही हमने बात करी तो हमने बात करी इक्वेटोरियल एक्सिस से। आपने एक ठो पॉइंट कंसीडर किया, मान लो वो पॉइंट P है और उस पे मान लेते हैं कि m मास लगा हुआ है। क्लियर है, आ गई मेरी बात समझ में। क्या लगा हुआ है, m मास लगा हुआ है। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन अभी हमने बनाई वो रेडियस है, वो पृथ्वी का रेडियस होगा। और ये जो मास एक्ट करेगा, मतलब इस बॉडी का जो वेट लगेगा, वो वेट किधर लगेगा, इधर लगेगा नहीं, इधर लगेगा, क्योंकि पृथ्वी के लिए टुवार्ड द सेंटर लगेगा, नीचे थोड़े लगेगा, सेंटर की तरफ लगता है। तो ये इस लाइन पे, सॉरी, इस लाइन पे mg लगा, ये r है। आ गई मेरी बात समझ में। ये रेडियस है पृथ्वी का, r रेडियस है। और मान लेते हैं कि ये कोई एंगल है, ठीक है, लैम्डा मान लो, अल्फा मान लो, जो भी है, हमने मान लिया लैम्डा एंगल है, सही ना। अब जितने भी पार्टिकल पृथ्वी पे होंगे, पृथ्वी के रोटेशन के कारण, ठीक है, पृथ्वी पोलर एक्सिस पे रोटेट कर रही है और पृथ्वी के रोटेशन के कारण ये जो पार्टिकल है वो भी उसी एंगुलर वेलोसिटी से पृथ्वी पे हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। सो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल बाबू इस तरह से हॉरिजॉन्टल मूव करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। हॉरिजॉन्टल मूव करेगा ना, क्लियर है। यहां से इसको हमने जोड़ दिया। अब अगर ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, क्लियर है, तो ये बाबू समझना ध्यान से, ये इस रेडियस के लॉन्ग मूव कर रहा है कि नहीं। अगर आप समझो, आप कल्पना करो, ठीक है, कि कोई गोल चीज आप ले लो, जैसे ये मान लो गोल हमने लिया, यहां पे हमने पॉइंट रखा, ये अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो आप समझिए कि ये पूरा ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो इसकी रेडियस जो होगी ये r होगी, क्लियर, r होगी कि नहीं होगी। ये वाला रेडियस क्या होगा, r होगा। तो r बराबर ट्रिग्नोमेट्री से r cos लैम्डा हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा, r cos लैम्डा, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। समझ रहे हो, दिस इज द रेडियस ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन द अर्थ ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वो एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा होगा इस तरह से, ठीक है। आप समझिए ध्यान से, पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है, उसके कारण ये ऐसे ऐसे चल रहा है, क्लियर है। तो r क्या होगा, r cos लैम्डा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इस जगह पे ये जो है ना, दिस इज दी m, और जब ये घूम रहा होगा बाबू, तो इस डायरेक्शन पे इसके ऊपर mv²/r लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। आप समझ गए ना, टुवार्ड द सेंटर। अभी देखो यहां है टुवार्ड द सेंटर, बार बार ऐसे लग रहा होगा, ये यही ना है mv²/r। और ये mv²/r ही क्या है, m⍵²r। समझ में आ गई मेरी बात। ये क्या है बाबू, m⍵²r cos लैम्डा। मेरी बात समझ रहे हो। इस लाइन पे क्या है, mg। हम फिगर थोड़ा एक और बना रहे हैं, ठीक है ना। इस लाइन पे क्या है, mg। इस लाइन पे क्या है बाबू, m⍵²r cos लैम्डा। यहां पे मेरी बात समझिएगा ध्यान से,
यहां पे ये एंगल लैम्डा है, ये वाला एंगल 180 माइनस लैम्डा होगा, होगा? नहीं समझ में आया कैसे? ये पूरा नहीं समझे? देखो यहां से, सॉरी, इसको ऐसे जोड़ दो, ये पूरा एंगल 180 हुआ, ये लैम्डा तो ये लैम्डा, बचा हुआ ये कितना 180 माइनस लैम्डा, सही ना? चलिए ठीक है, तो आ जाओ, ये ठीक है। हाँ, तो यहां पे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, क्लियर है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाबू। यहां पे ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ये वाला एंगल कितना हुआ 180 माइनस लैम्डा। इधर भी mg जो है, जो कि एक फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, इधर भी एक फोर्स है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा ये इसी के प्लेन में लाई करेगा, और मान लेते हैं कि ऐसे वो लाई कर गया। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? दिस इज योर एफ नेट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ये क्या हो गया? एफ नेट। तो अभी ए की वैल्यू, ए या जी, आप ए लो, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू ए बराबर, क्लियर है? या पहले ए को बाद में निकालेंगे, पहले एफ नेट की वैल्यू निकालो। तो एफ नेट बराबर क्या होगा? अंडर रूट, वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा इसका एंगल होता था। तो एफ नेट बराबर, ध्यान से सुनना, क्या हो जाएगा बाबू? mg का स्क्वायर, क्लियर है, प्लस m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा का स्क्वायर प्लस प्लस 2mg, बिल्कुल सही, क्लियर है, m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा cos 180 माइनस थीटा, सॉरी लैम्डा। क्लियर है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाबू? आ गई मेरी बात समझ में? और अगर हम इसको m से भागा दे दें तो एक्सेलरेशन आ गया। अगर हम इसको m से भागा दे दें तो आ गया ना एक्सेलरेशन। क्लियर है? अगर इस पूरे सिस्टम को हम m से भागा दे दे, आ गया एक्सेलरेशन। बाबू देखो, mg स्क्वायर, यहां पे mg का होल स्क्वायर है, m स्क्वायर, m स्क्वायर, m और m स्क्वायर सब कॉमन लेकर के बाहर क्या निकाल दिए? m निकाल दिए। मेरी बात समझ में आई कैसे हुआ? फिर से देखो, m है, m g का स्क्वायर है तो m स्क्वायर हुआ, यहां क्या हुआ? m स्क्वायर हुआ, यहां पे ये वाला m और ये वाला m मिलके m स्क्वायर हुआ, m स्क्वायर हुआ, तो इससे क्या किया बॉस? हमने बाहर निकाल दिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब कि उस केस में एफ नेट की वैल्यू अपॉन m की वैल्यू, क्लियर है ना? यहां से देखिए m बाहर और अंडर रूट जो बचा बाबू जी स्क्वायर, पॉइंट सुनिएगा, जी स्क्वायर प्लस, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस, या सुनो मेरी बात एक सेकेंड, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, m ले लिया ना, तो ओमेगा का पावर 4, क्लियर है, होगा ना बाबू? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस 2, m तो बाहर आ गया, g ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है, तो g ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मेरी बात सुनो ना, एक सेकंड रुक जाओ, गड़बड़ाओ मत। m कॉमन ले लिया, बचा g ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर g, ये r, क्लियर है। और आ जाओ, देखो ध्यान से, ये cos लैम्डा, अब बाबू cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। तो माइनस cos थीटा जैसे ही रखा तो ये यहां माइनस हो गया बाबू, क्लियर, माइनस हो गया। और cos लैम्डा, एक और cos लैम्डा, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से, तो m बराबर जी स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा माइनस
2 ओमेगा स्क्वायर जी आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू, अच्छा नीचे में m था, इस m से ये m कट गया है ना। अब आ जाओ, देखो ध्यान से सुनना, अब समझ में आ जाएगा सब हम करने क्या वाले हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। तो एफ नेट अपॉन m, क्लियर है ना, एफ नेट अपॉन m इज इक्वल टू, क्लियर है ना। ये देखो बाबू, जी स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा इसका 1, इसका देखो ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन, सुनो ना मेरी बात, तुम ही पढ़ा लो फिर, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, जी कॉस लैम्डा का होल स्क्वायर। अब समझ में आया। हमने क्या किया बाबू, जैसे ही जी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा 1 प्लस, ये सब स्क्वायर फैक्टर था, तो ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा जी। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत अब नहीं है। चलिए ठीक है, माइनस यहां देख लो, तो बाबू देखो 2, क्लियर है, ओमेगा स्क्वायर जी अपॉन जी स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, यही होगा ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहां ध्यान से, इससे ये कट गया, क्लियर है, बचा एक ठो जी, तो यहां पे एफ नेट अपॉन m जो हुआ दिस इज अंडर रूट, क्लियर ना, या सुनो ना, जी अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी कॉस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा अपॉन में जी। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। अब हम इस सब को चाहें तो देखना ध्यान से, क्योंकि हम इसी में स्टेप बढ़ा रहे हैं, हम चाहें तो इसको यहां से ऐसे हटा कर करके हम ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही बात है, क्लियर है। अब बाबू देखो आ जाओ यहां, ओमेगा स्क्वायर आर जी, और ये में आप पहले इसकी वैल्यू निकालो, ओमेगा स्क्वायर आर की, देखो समझो, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी, क्लियर है। हम वैल्यू निकाल के आपको समझा दे रहे हैं। ये वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ओमेगा याद करो 2 पाई अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर आर अपॉन जी, देखो 4 इंटू 3.14, क्लियर है ना, 3.14 इंटू 3.14 इंटू 6400, 6400 किलोमीटर, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा, क्लियर है। अपॉन में टी 24 गुने 60 गुने 60 गुने 24 गुने 60 गुने 60 इंटू 9.8 होगा कि नहीं होगा, आ गई मेरी बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत है, पोलर पे सही है ना। तो 24 गुने, एक दिन में 24 घंटा 60 मिनट, 24 घंटा, घंटा को चेंज किया किस में, मिनट में, मिनट को सेकंड में। अब इस सब को आप सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जब आप इस सब को सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट बहुत छोटी वैल्यू आपको एक मिलेगी, और जब बहुत छोटी वैल्यू मिली तो उसका स्क्वायर क्या होगा, उससे भी छोटा। तो रूल क्या कहता है बाबू, बाइनोमियल रूल है कि अगर कोई चीज छोटा है उसका स्क्वायर और भी छोटा है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। अब ये आप तो निकाल ही लेंगे ना, ये बहुत छोटा वैल्यू आएगा, क्लियर है ना। आप देखो ना ऐसे ही 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब काट के देख लो, ठीक है, बहुत बड़ा ये 64 है ना, तो देखो ना यहां से तुम इसको काटो, ठीक है, किससे 6 से इसको काट लो, 4 से काट लो, ठीक है, 16, और फिर कितना हो गया ये 6, फिर समझो, फिर ये 24 है, काट लो 4, ठीक है 6, क्लियर है ना। तो ऑलमोस्ट देख लो, देखो ये है ना 2 3 2 3, अभी भी आप
देख लो नीचे वाला पार्ट जो होगा वो बनिस्पत ऊपर वाले पार्ट के बड़ा ही है कि नहीं है, तो ये छोटा होगा। समझ गए मेरी बात? तो कहने का मतलब, ठीक है ना, हम यहां पे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी इज स्मॉल देन ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी का होल स्क्वायर विल बी इग्नोर्ड। क्या हो गया बाबू? ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी का होल स्क्वायर विल बी क्या? इग्नोर्ड। हमने इसको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ एफ नेट अपॉन एम इज इक्वल टू जी, और आ जाओ 1 माइनस, इग्नोर कर दिया तो 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो, कहीं कोई दिक्कत? वैल्यू क्या आ गई बाबू? वैल्यू आपकी आ गई 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा अपॉन क्या हो गया? जी हो गया। क्लियर है ना? अब क्या करेंगे? हाँ सॉरी, इसका पावर हाफ। अब बाइनोमियल थ्योरम में आपको रूल पता है इसको स्प्लिट करने का। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्प्लिट करोगे तो ये हो जाएगा जी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा अपॉन जी। हो गया? 1/2 इंटू फैक्टर होता है। क्लियर है ना? बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व हो गया। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा हुआ, और ये एफ नेट अपॉन एम, यही तो जी डैश था ना, तो यही चीज क्या हो गया? जी डैश। दिस इज योर वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी वाइल द अर्थ रोटेट, या ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। बात समझ में आ रही है? अर्थ के रोटेशन के कारण ये वेरिएशन आपको यहां पे दिखेगा। अब इसको नोट कर लिया जाए। तो देखो फॉर्मूला बाबू तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया कि जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये फॉर्मूला है। सही ना? अब मान लीजिए कि कोई भी चीज, ये अर्थ है, ये उसका पोलर है, अब कोई भी चीज यहां से गिरी, कहां से गिरी? यहां से गिरी। तो जब कोई भी चीज यहां से गिरी तो जो उसका लैम्डा होगा वो कितना हो जाएगा? 90। केस 1 पोल से लैम्डा बराबर, बोलो यहां से गिरेगा, पोल से गिरेगा बाबू सेंटर की तरफ, तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। उस केस में जी डैश बराबर जी माइनस, क्लियर है ना, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 90। अब समझ में आ रहा है? कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 जीरो होता है, तो उस केस में जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? अब अगर कोई भी चीज केस 2 में ये पोल, ये इक्वेटर से गिरता है, अगर कहां से गिरा? इक्वेटर से। तो इक्वेटर से अगर गिरा तो उस केस में, ठीक है ना, इक्वेटर से गिरा तो उस केस में क्या होगा बाबू? लैम्डा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। बोलो, वो जी वो है जो 9.8 है। ठीक है, मैं अभी आ रहा है ना, इसके बाद आगे है। वेरिएशन आने का मतलब किन बिंदुओं पे आएगा, इसका भी तो बात करना है ना। बदलाव होगा कि बिंदु भी तो उसके है ना। ठीक है, देखिए ना, यहां देखिए, यहां आपको दिख जाएगा। तो इक्वेटर पे लैम्डा बराबर 0 हो गया। क्लियर है? और उस केस में जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 0। कॉस 0 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है? तो जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बचा। क्लियर है ना? आप समझिए ध्यान से, हम इसको इधर लेके चले गए, इसको इधर लेके चले आए, तो जी, ठीक है, माइनस जी डैश इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर होगा। क्लियर है? तो जी माइनस जी डैश इक्वल्स टू, क्लियर है ना, ओमेगा स्क्वायर आप करोगे तो 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर आर होगा। हम ये डायरेक्ट वैल्यू यूज कर देते हैं डिफरेंस की, तो जी माइनस जी डैश इक्वल्स टू 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी, आप करके देख लेना।
ठीक है, तो इसका मतलब तुमको समझ में आया, ये जी कहां पे था तुम्हारा, पोल पे, और जी डैश कहां है अभी, इक्वेटर पे, तो ये इधर आ गया। तो क्लियर है, जी डैश बराबर जी माइनस 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी डैश बराबर 9.8 माइनस 0.034, क्लियर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आ गया वेरिएशन, आ गया कि नहीं आ गया, इसको आप सॉल्व कर लो, जो आया वो वेरिएशन हो गया। ठीक।